सभी को नमस्ते। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के इस चौथे लेक्चर पर आज हम लोग बात करेंगे हेलो एरीन्स की। हेलो एल्केन, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं शुरुआती पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर पर। तो आज जितनी भी बात होगी वो हेलो एरीन्स की होगी। हम देख चुके हैं कि हेलो एल्केन्स किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, उनमें समरूपता क्या है, उनका नामकरण क्या है और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे हेलो एरीन्स पर। देखिए, हमने देखा था कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करा दिया जाता है और उसके विस्थापन के स्थान पर कोई हेलोजन परमाणु फिक्स कर दिया जाता है तो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। RH एल्केन है, हाइड्रोजन को हटाइए, हेलोजन को लगाइए, हेलो एल्केन पाइए। सेम कंडीशन होगी जब एरीन्स में, एरीन्स क्या है, बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न, ठीक है। तो जब इस प्रकार से एरीन्स में से कोई एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया जाएगा और उसके स्थान पर कोई हेलोजन परमाणु लगाया जाएगा तो इस प्रकार से जो चीज प्राप्त होगी उसे हम हेलो एरीन कहेंगे, ठीक है। सो खैर, ये परिचय हो गया हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइडों का। इसको अगर हमें पुराने ही तरीके से लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ARH ये कोई एरीन है, ठीक है, एरिल ग्रुप है, उसके साथ में हाइड्रोजन है। इसमें से हमको सिंपली हाइड्रोजन को हटा देना है और हेलोजन को लगा देना है। तो जब हम हाइड्रोजन को हटा देंगे और हेलोजन को लगा देंगे इस स्थान पर तो ये बन जाएगा ARX, यानी कि हेलो एरीन्स। इसे हम हेलो एरीन या फिर एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं। जैसे बेंजीन है, सबसे सिंपल एग्जांपल, बेंजीन C6H6। इसमें से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें और इसकी जगह पर मान लीजिए कोई भी हेलोजन लगा दें, ठीक है। तो जब हम इसकी जगह पर कोई हेलोजन लगा देंगे तो इस प्रकार से हमें हेलो बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। बेंजीन आपको हेलो कर रही है, सब लोग हेलो कर रहे हैं, हेलो। अब बात करते हैं इस आधार पर हेलो एरीन्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, हेलो एरीन्स को बेसिकली इस कंडीशन के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग होगा जिसमें हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। दूसरा भाग होगा जिसमें वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जुड़ता है। मतलब क्या हुआ, बेंजीन जो है, देखिए हम जानते हैं कि ये 6 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी श्रृंखला होती है। साथ में 6 हाइड्रोजन भी होते हैं, नो डाउट, ठीक है। इस तरह से जिनके बीच में एकांतर द्विबंध होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु इस 6 में से किसी एक डायरेक्ट कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ जाता है तो एक कंडीशन ये होगी। और एक हो सकता है कि बेंजीन ना होकर के, जैसे मान लीजिए टॉलुइन है, इसके साथ में यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन यहाँ तक पहुंच जाए तो एक जिसमें डायरेक्ट नाभिक परमाणु पर हेलोजन जुड़ जाएगा वो प्रकार हो जाएगा, और दूसरा जिसमें डायरेक्ट नाभिक परमाणु पर न जुड़ के उससे जुड़ी हुई किसी पार्श्व श्रृंखला में जाकर जुड़ेगा तो ये दूसरा प्रकार हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला प्रकार कहलाता है, यानी जिसमें डायरेक्ट जाकर जुड़ता है, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड, या फिर इसे हम हेलो एरीन्स कहते हैं। दूसरा वाला प्रकार जिसमें कि पार्श्व श्रृंखला में जाकर जुड़ता है, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित या फिर एरिल एल्किल हैलाइड, ठीक है। क्योंकि इसमें एरिल समूह भी होगा और एक एल्किल समूह भी उपस्थित होगा, इसलिए इसे एरिल एल्किल हैलाइड कहते हैं। ऊपर वाला डायरेक्ट एरिल हैलाइड है। अब जबकि हमने ये जान लिया है कि हेलो एरीन्स दो प्रकार के होते हैं, अब हम इनके नामकरण की बात करते हैं। हम इनके नॉमेनक्लेचर पर आते हैं, ठीक है। देखिए, हेलो एरीन्स का जो नामकरण है वो बड़ा सिंपल है। आपको करना क्या है, पहले हेलो लिखना है। यही हमने IUPAC नामकरण पे भी नियम पढ़ा था। आपको पहले हेलो लिखना है और बाद में बेंजीन लगा दीजिए, ठीक है। अगर बेंजीन है तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं 3-4 यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए गोला लगा लेते हैं, ठीक है। एकदम चीजें अब सपोज दैट ये बेंजीन है, एक में क्लोरीन जुड़ी है, एक में ब्रोमीन जुड़ी है, एक में आयोडीन जुड़ी है। सो पहले वाले का नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, दूसरे का नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और आयोडोबेंजीन।
इंसार्ट अगर कहना हो तो हेलोबेंजीन, ठीक है। तो एक तो ये हुआ जिसमें जो कि एरिल हैलाइड है, जो कि डायरेक्ट नाभिक स्नेही वाला है, मतलब डायरेक्ट नाभिक से प्रतिस्थापित होकर जुड़ा हुआ है। दूसरा जिसमें पार्श्व श्रृंखला होती है, तो अगर पार्श्व श्रृंखला है, जैसे मान लीजिए ये है और यहां से CH3 जुड़ा हुआ था, तो पहले हमको ये देखना होगा कि क्या पार्श्व श्रृंखला के कारण जब पार्श्व श्रृंखला जुड़ गई है तो क्या उसका कोई विशेष नाम हो गया है, जिसका नाम टॉलुइन होता है। अब अगर इस जगह पर CH2, जैसे मान लीजिए एक यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, पार्श्व श्रृंखला है, और ये Cl जाकर अभी नाभिक वाली पोजीशन पर जुड़ रहा है, तो इसके कारण तो टॉलुइन है, और ये अब इस टॉलुइन में क्लोरीन जुड़ रहा है, तो अब हम इसको कहेंगे क्लोरोटॉलुइन, क्लोरोटॉलुइन, ठीक है। लेकिन जब आप इसको क्लोरोटॉलुइन कहेंगे तो याद रखिए आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। जिस कार्बन परमाणु से के कारण इस पूरे का नाम है, हमेशा उसके वाले कार्बन को तो नंबर 1 दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वाला जो कार्बन होगा ये नंबर 2 हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे 2 क्लोरोटॉलुइन। याद रखिए जो नंबर 2 होता है उसे हम आर्थो भी कहते हैं, तो इसे हम आर्थो क्लोरोटॉलुइन ये भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अगर ये 2 की बजाय 3 पर होता, यही तो समझ लीजिए ना, तो ये हो जाता, यहां पर Cl जुड़ा होता, 3 क्लोरोटॉलुइन, दूसरी पोजीशन को आर्थो कहते हैं, फिर हम कहेंगे कौन सा, मेटा, तो मेटा क्लोरोटॉलुइन, और जो तीसरी पोजीशन हो जाती है उसे यहां पर जैसे होता 2, 3 और 4, जब 4 पर होता तो 4 क्लोरोटॉलुइन, और ये हो जाता पैरा क्लोरोटॉलुइन। चलिए हम बना देता हूं, देखिए ठीक है, ये तो टॉलुइन हो गया, तो हमने 2 वाला बना चुके हैं, अब 3 पर बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए Cl हो गया, चलो हर बार बदल भी लेते हैं, ब्रोमीन हो गया, तो ये 1, 2 और ये 3, तो 3 का मतलब हो गया मेटा ब्रोमो टॉलुइन, या फिर इसे लिखना हो तो 3 ब्रोमो टॉलुइन लिख सकते हैं। अब मान लो 3 की जगह पर 4 पर जुड़ा होता तो क्या होता, ठीक है, CH3 वैसे ही जुड़ा हुआ है, और यहां पर आकर जुड़ गया, मान लीजिए आयोडीन है, तो ये तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और ये 4 रहेगा, तो इसका मतलब 4 क्लोरो नहीं है, आयोडो है, 4 आयोडो टॉलुइन, या फिर आर्थो मेटा और ये पैरा, तो पैरा आयोडो टॉलुइन। इस प्रकार से आर्थो मेटा और पैरा का भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप दोबारा देखिए इसको, 2 वाली पोजीशन को आर्थो, 3 वाले को मेटा और 4 वाले को पैरा, क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा यूज होगा, सो आपको आर्थो मेटा पैरा की पोजीशंस क्लियर होनी चाहिए, कहां से जोड़ते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए, जो जिसके कारण उसका नामकरण हो रहा है या जो मेन समूह उसके कारण जुड़ा हुआ है उस वाले कारण को आपको नंबर 1 देना है, तो उसके बाद घुमा दीजिए जिस तरफ से पास पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके नामकरण के तरीके हो गए। अब बात करते हैं हेलोएरिन्स के बनाने की विधियां, ठीक है। सो हेलोएरिन्स के बनाने की जो विधियां हैं वो कई प्रकार की हैं। हम जो सबसे पहली विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण के द्वारा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, टॉलुइन। तो सबसे पहली विधि हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन वो स्पीशीज है जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बनी होती है। नाम लिखा हाइड्रोकार्बन और कुछ नहीं लिखा, ऑक्सो नहीं लिखा है। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण से, ठीक है। अब हमें सिंपल इसका हैलोजनीकरण करा देना है। हैलोजनीकरण का मतलब है कि आपको इसमें हैलोजन से क्रिया करानी है ताकि हैलोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, तो उस क्रिया को हम लोग हैलोजनीकरण कहते हैं। इस विधि के द्वारा एरिल हैलाइड और एरिल एल्किल हैलाइड दोनों टाइप का निर्माण होता है। यानी अगर डायरेक्ट बेंजीन से क्रिया कराएंगे तो एरिल हैलाइड बनेगा, अगर टॉलुइन टाइप से क्रिया करा देंगे तो एरिल एल्किल हैलाइड बन जाएगा। सो सबसे पहला वाला है एरिल हैलाइड का निर्माण। एरिल हैलाइड का निर्माण इसी के अंतर्गत है, ठीक है, समझिएगा। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करानी है। हैलोजन वाहक वो होते हैं जिसकी सहायता से हैलोजन उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो
25 से 30 डिग्री सेल्सियस अंधेरे कमरे में क्रिया करानी है, ताकि जो क्रिया हो वो एकदम से विस्फोट के रूप में ना हो सके और उसको कंट्रोल वे में कराया जा सके। जैसे FeCl3, FeBr3 या AlCl3 आदि जो है वो हैलोजन वाहक का कार्य करते हैं। यह विधि क्लोरो और ब्रोमो व्युत्पन्न बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर मैंने आयोडो और फ्लोरो का यूज नहीं किया है शब्द का, ठीक है। अब ये क्यों नहीं किया उस पर आगे चर्चा करेंगे, पर याद रखिए क्लोरो और ब्रोमो बनाने के लिए इस विधि का सिंपली यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन से मैंने क्रिया करा दी, सॉरी बेंजीन से क्रिया करा दी, दिस इज बेंजीन, ठीक है। इसकी क्रिया हमने क्लोरीन से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, वही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अंधेरा कमरा, ठीक है। सो क्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन को अपने साथ ले जाएगा तो HCl बना देगा। अब एक क्लोरीन जो रह जाएगा वो उस हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा, सो ये क्लोरोबेंजीन बना देगा। इस जगह पर क्लोरीन जुड़ गया, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगर ऐसी क्रिया ब्रोमीन से कराई जाती तो ऑब्वियसली यहाँ पर FeBr3 का यूज करना पड़ता। क्लोरीन है इसलिए FeCl3 है, ब्रोमीन होता तो FeBr3 का यूज करते और फिर यहाँ पर ब्रोमीन आ जाता और फिर ब्रोमो बेंजीन बन जाता। अब अगर आप हैलोजन को अधिक मात्रा में यूज कर लेंगे तो क्या होगा? अगर आप हैलोजन को अधिक मात्रा में यूज करेंगे तो इसी का आर्थो और पैरा उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होने लगता है, ठीक है। इसलिए मेरे कमरे में कराई गई है विक्रिया और टेम्परेचर आदि पर कराई गई ताकि आर्थो पैरामीटर सब बनने न लगे, इतना ही बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने जो भी चर्चा की थी आपसे शुरू में कि ये जो विधि है ये क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए यूजफुल है, इसका मतलब आयोडीन और क्लोरीन के लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? बात करते हैं। देखिए आयोडोएरिन सीधे आयोडीनीकरण के द्वारा नहीं बनाए जा सकते क्योंकि यह विक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यानी जब आप यहाँ पर आयोडीन लेंगे और यहाँ पर Fe3 लेंगे तो यह विक्रिया रिवर्सिबल है, बन तो जाएगा आयोडोबेंजीन लेकिन वो फिर से बेंजीन और आयोडीन में टूट जाता है, इसलिए उसका यूजफुल यूज नहीं है। सो इसलिए इस विधि में, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है जब आयोडीन लेंगे यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड इसका फिर से चेंज करके फिर इसको बेंजीन बना देता है, तो नॉट यूजफुल फॉर आयोडीन। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का निर्माण इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह विक्रिया बहुत प्रचंड हो जाती है। इस विधि में अगर हम फ्लोरीन का यूज कर लेंगे और फिर उस अभिक्रिया को नियंत्रित कर पाना कठिन नहीं होता है, यहाँ पर जाके रुकेगी नहीं और सबको धीरे धीरे एक एक करके सबको हटा देगा, ठीक है। जितने हाइड्रोजन है वो सबको खून पीते रहेगा, सबकी जगह पर स्वयं आ जाएगा। तो बेसिकली ये विक्रिया क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए ही यूजफुल होती है। तो ये तो बात होगी एरिल हैलाइड के बनने की। अब हम बात करते हैं एरिल एल्किल हैलाइड की, यानी टॉलुइन अगर होगा तो क्या होगा देखते हैं। एरिल एल्किल हैलाइड का बनना। अब हम इसके निर्माण की बात करते हैं, एरिल एल्किल हैलाइड के। देखिए ये पार श्रृंखला हैलोजनीकरण, क्योंकि इसमें पार श्रृंखला का हैलोजनीकरण होगा। इसके लिए अब इसलिए हमको टॉलुइन टाइप की कोई चीज चाहिए होगी तो मैं पहले से ही बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये CH3, दिस इज कॉल्ड टॉलुइन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये टॉलुइन है, ठीक है। अब इसकी क्रिया क्लोरीन से कराई जाएगी, लेकिन इस बार ध्यान ये देना है कि किसी हाइड्रोजन वाहक का यूज नहीं करना, क्योंकि जैसे आप हाइड्रोजन वाहक का यूज करते हैं तो वो नाभिक वाले कार्बन को, यानी जो बेंजीन श्रृंखला है उसके कार्बन को रिप्लेस करने लगता है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन वाहक का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। और टेम्परेचर लगभग 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखेंगे। इस कंडीशन में जो क्लोरीन है वो इस एल्किल समूह को प्रतिस्थापित करेगा। कैसे देखते हैं। हमको क्या करना है, 383 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर रखना है। ये लगभग 100 डिग्री, 100 से 110 के आसपास, 110 पहुंचेगा, ठीक है। और सूर्य का टेम्परेचर लगा देना है, सूर्य का ताप। पिछली वाली क्रिया जो है वो अंधेरे पे कराई गई थी, ठीक है। अब की बार सूर्य के ताप पर करानी है। दो कंडीशन है, पिछले से अलग है। सो सिंपल सी चीज है कि अब इसमें क्या बनेगा, उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे, CH2Cl प्लस HCl, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम जो होगा वो बेंजिल क्लोराइड हो जाता है, बेंजिल क्लोराइड, ओके। अब यदि क्लोरीन को अधिक समय तक प्रवाहित कर दिया जाए, माने और ज्यादा क्लोरीन मैंने प्रवाहित कर दी,
तो क्या होगा, तो ये जो बेंजीन क्लोराइड वाले क्लोरीन हाइड्रोजन है, मतलब ये जो क्लोरीन है, ये इसको हटाएगी पहले तो CHCl2 बना देगा, फिर उसको हटाएगा तो CCl3 बना देगा। तो इस प्रकार से लगातार बेंजल क्लोराइड और ट्राई, अगर मैं इस विक्रिया को आगे बढ़ा दूं, क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी जाए, सो अगर तो ये CHCl2 बना देगा और CCl3 बना देगा, अगर मैं क्लोरीन की मात्रा यहाँ पर ढेर सारी रखूं तब के लिए। तो खैर, जब पार्श्व श्रृंखला मेथिल समूह से बड़ी होती है, यानी अगर CH3 है तब तो कोई खास दिक्कत नहीं है, बट अगर CH3 नहीं है तो मतलब CH3 से बड़ी श्रृंखला है, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। देखिए 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 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट सेटअप हो रहा है यहाँ पर। ये अपना बेंजीन है, अगर यहाँ पर केवल CH3 लगा देते तो टॉलुइन होता, बट मैंने लगा दिया है CH2 CH3। इस कंडीशन में अगर वही क्लोरीन की क्रिया कराई जाए, वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, टेम्परेचर वही मान लीजिए, ठीक है, तो HCl तो निकलेगा, नो डाउट, लेकिन ये क्लोरीन किसे रिप्लेस करेगा, इस वाले को, किस वाले को? तो भैया क्लोरीन उसे रिप्लेस करता है जो डायरेक्ट एरिल ग्रुप के संपर्क में होता है, यानी ये बनाएगा CHCl CH3। ठीक है, सो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। अब इसका नाम क्या होगा? ठीक है, 1 क्लोरो, देखो अब ये 1,2 हुआ और ये ग्रुप एथिल है, तो 1 क्लोरो 1 एथिल सॉरी 1 क्लोरो और 1 नंबर पर ये पूरा फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 फेनिल मेथेन। तो इस प्रकार से ये पूरी विधि हुई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण की। तो अब जबकि हम बात कर चुके हैं एरिल हैलाइडों के बनाने के लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की विधि पर, अब हम पहुंचते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि डाई एजोनियम लवणों द्वारा। तो अब हम आएंगे डाई एजोनियम लवणों द्वारा। ठीक है, अब हम इस तरीके पर बात करेंगे। देखिए, डाइएजोनियम लवण एक अस्थायी लवण है, इसको आप प्रयोगशाला में बनाए नहीं रख सकते, इसको तुरंत बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब डाइएजोनियम लवण बेसिकली N2Cl और उसके साथ में तो जुड़ा होगा, इसे हम डाइएजोनियम लवण कहेंगे। ठीक, तो इसके द्वारा एरिल हैलाइड को प्राप्त करने के भी कई तरीके हैं। उसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है सैंडमायर अभिक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा है कि चूंकि इस अभिक्रिया में कुछ नाम है, सो नाम है तो इंपॉर्टेंट भी है, सैंडमेयर अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हमसे क्या कहती है? किसी क्यूप्रस हैलाइड को, ठीक है, किसी क्यूप्रस हैलाइड को उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर डाइएजो समूह हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और हैलोएरीन बनता है। यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। यह इसकी एक इन जनरल रिएक्शन है। कोई भी क्यूप्रस हैलाइड लेंगे, जो क्यूप्रस हैलाइड लेंगे उसी से संबंधित हमको अम्ल लेना है हाइड्रोजन अम्ल द्वारा। सो अब एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, फिर बात करते हैं क्या लिखा है। हमने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले बेंजीन बनाइए, और डाइएजोनियम क्लोराइड है तो जैसा कि मैंने कहा N2Cl, यहाँ माइनस होगा और ये N2 के ऊपर प्लस हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, किसी, जैसा कहा गया, किसी क्यूप्रस हैलाइड को, अब यहाँ पर क्लोरीन है तो हमें CuCl2 ले लेना है, क्यूप्रस है तो Cu2Cl2। ठीक है,
उसी के संगत अम्ल यानी HCl, अगर ये ब्रोमीन होता यानी C2Br2 होता तो यहाँ HBr हो जाता, संगत अम्ल लेना है। के साथ में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब कि हमको सिंपली यहाँ पर डेल्टा का चिन्ह बना देना है, तो डाइएजो समूह हेलोजन के द्वारा विस्थापित हो जाएगा। ये पूरा का पूरा N2Cl समूह है, ये क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखते हैं। सो सिंपली ये कह रहा है कि ये जो N2Cl वाला समूह है ये विस्थापित हो जाएगा और इस जगह पर आ जाएगा Cl, ठीक है। इस जगह पर Cl आएगा और साथ में N2 अलग हो जाएगी। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पूरा उत्प्रेरक के तौर पर कार्य कर रहा है, तो नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है और क्लोरीन इस स्थान पर आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आप Cu2Br2 लेंगे तो फिर यहाँ पर ब्रोमीन आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ की एक क्लोरीन इस स्थान पर आती है, N2Cl मुक्त हो जाती है। देखिए, देखते हैं। मान लीजिए मैंने इसकी जगह पर ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये दोनों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड की बजाय क्यूप्रस ब्रोमाइड लेता, साथ में हमें संगत अम्ल यानी कि HBr लेना पड़ता, और अगर तब हम इसको गर्म करते तो अब यहां पर क्लोरोबेंजीन न बन करके क्या बनेगी, हाँ जी, ब्रोमोबेंजीन बनती है और साथ में नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है, ठीक है। सो एक तरीका ये हो गया सेंडमायर अभिक्रिया के द्वारा हेलो एरेंज प्राप्त करने का। अब हम डाइएजोनियम लवणों के द्वारा ही हेलो एरेंज प्राप्त करने के दूसरे तरीके पर चर्चा करेंगे। यह भी नाम वाला है और इस अभिक्रिया का नाम होगा गाटरमान अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम लोग गाटरमान अभिक्रिया पर। गाटरमान अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विलयन को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl अथवा HBr के साथ गर्म करने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन अथवा ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। यानी हमको पहले तो वही लेना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, चलिए N2Cl प्लस माइनस, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसको हमें सिंपली गर्म कर देना है Cu और HCl के साथ में। सो बनेगा बेंजीन क्लोरोबेंजीन बन जाएगा ये Cl, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी जैसे पिछली बार मुक्त हुई थी। ये अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया है। यानी अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड और HCl ले रहे थे तो वो अभिक्रिया थी सेंडमायर अभिक्रिया। अगर आप केवल कॉपर और HCl लेंगे तो ये अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। सेम कंडीशन पे अगर मैं यहाँ पर HCl की जगह पर HBr लूंगा तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगी, ठीक है, एक ही बात होगी। अगली जो रिएक्शन पढ़नी है हमें, तो इस प्रकार से डाइएजोनियम लवणों के अंतर्गत दो प्रकार के रिएक्शन है जिसके द्वारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यानी कि हेलो एरेंज को बनाने के तीसरे तरीके पर, यह विधि औद्योगिक विधि भी कही जाती है। औद्योगिक विधि, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कौन सी विधि औद्योगिक होगी, क्योंकि बना तो सभी रहे हैं, तो औद्योगिक विधि का मतलब है जिसमें खर्चा कम लगे और माल ज्यादा बने, ठीक है, तो वो विधि औद्योगिक होगी और सेफ्टी भी, और चला खर्चा भी कम है, सामान भी खूब बनना है लेकिन विस्फोट हो जाए तो लैबे उड़ गई। फिर ध्यान देना है कि औद्योगिक विधि वो हो जो सेफ हो, सस्ती हो और अधिक प्रोडक्शन हो, ठीक है, तीन चीजें हैं। तो बात करते हैं इस विधि को औद्योगिक विधि या फिर रैशिक विधि भी कहते हैं। अब इसलिए भी नाम वाली बदनाम है। बेंजीन वाष्प वायु और HCl गैस के मिश्रण को
बेंजीन वाष्प यानी सिंपली बेंजीन ही। वायु, जब मैं वायु कहता हूं तो वायु से मतलब है ऑक्सीजन से, वायु और HCl गैस के मिश्रण को, और HCl को, ठीक है। जब हम गर्म करते हैं लगभग 230 डिग्री सेल्सियस या 530 केल्विन पर इन द प्रेजेंट ऑफ CuCl2 क्यूफिक क्लोराइड उत्प्रेरक पर 503 केल्विन, तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। साथ में H2O मुक्त होती है। बैलेंस कुछ इस प्रकार से है, बाकी आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये बैलेंस हो गए। तो ये औद्योगिक विधि है कि सिंपली बेंजीन को लेना है और HCl की वाष्प और ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में CuCl2 डालकर उसको 503 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कर देना है। तो इस प्रकार से हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी और साथ में पानी भाप बनकर बढ़ता रहेगा। अगली एक चौथी विधि जो हमें यूज करनी है वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हमने जब हेलो एल्केन पढ़ा था तब भी हमने हुंस-डीकर अभिक्रिया पढ़ी थी, ठीक है। बट वो हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में है और ये वाली हेलो एरीज के रिस्पेक्ट में, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर रॉड, वहां हम ले रहे थे कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर रॉड। अब की बार जो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। सो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर रॉड की किसी भी अक्रिय विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एरिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एरिल्स प्राप्त होते हैं। सो पिछली बार हमने RCOOAg लिया था, अब की बार R की जगह पर कोई फेनिल ग्रुप होगा और COOAg वैसे ही लगा रहेगा। सो ये वैसे ही स्टैंड कर रहा है जैसा पिछली बार लिया था। इसकी क्रिया हमें सिंपली ब्रोमीन से करा देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। और CCl4 की उपस्थिति में इसको हमें रिफ्लेक्स कर देना है या कि गर्म कर देना है। तो इस प्रकार से ये ब्रोमोबेंजीन बना देता है, ब्रोमोबेंजीन बना देगा, साथ में CO2 उड़ा देगा और सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है। अगर आप Cl2 लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बना देगा, दैट्स ओके। सो इस प्रकार से ये जो तरीके थे ये हेलो एरीन्स के बनाने के तरीके हैं। सो इस लेक्चर पे हम लोग हेलो एरीन्स के बनाने की विधियों की ही बात करेंगे। अगले लेक्चर पर हम हेलो एरीन्स के भौतिक और रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।